तो दिस इज समता हियर। आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 2019 यूपीआर जेई और ये है भाग 7। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ से इन्हें देख लें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिटुमिनस स्लेट यूज फॉर रूफिंग जनरली इन हिली एरिया आर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिली एरिया में जो बिटुमिन की स्लेट्स यूज़ की जाती हैं रूफिंग पर्पज़ के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं Itanites. Now move to the next question. During compaction activity, air expels, pore water expels, structural water expels और soil solid expels। ये पूछ रहा है कि कॉम्पैक्शन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी होती है? क्या हवा बाहर निकलती है, पोर वाटर प्रेशर बाहर निकलता है, स्ट्रक्चरल वाटर निकलता है या फिर सॉइल बाहर निकलता है? तो कॉम्पैक्शन के दौरान एयर बाहर निकलता है। पोर वाटर प्रेशर कब एक्सकिल आउट होगा? जब हमारा कंसोलिडेशन का प्रोसेस होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलाउ इट टू बी डिफॉर्म्ड रैपिडली विदाउट रप्चर एंड विदाउट वॉल्यूम चेंज इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि सॉइल की वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसे अलाउ करती है कि ये रैपिडली डिफॉर्म हो जाए बिना किसी रप्चर के और बिना किसी वॉल्यूम चेंज के। तो इसे कहते हैं हम प्लास्टिसिटी। दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईयरली डिप्रिशिएशन फॉर अ प्रॉपर्टी purchased at a cost of 20 lakh and having useful life of 20 year by straight line method of depreciation। ये पूछ रहा है कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी कीमत कितनी है? 20 लाख रुपए, और उसका यूज़फुल लाइफ जो है वो 20 साल का है। तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड से इसका ईयरली डिप्रिशिएशन मूल्य निकालिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो ईयरली डिप्रिशिएशन होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से, वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूज़फुल ईयर। ओके, तो जैसा कि क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू तो दिया नहीं है, क्या दिया है इसमें? केवल टोटल कॉस्ट दिया है और ईयर दिया है। तो जब हम 20 लाख को डिवाइड करेंगे 20 से, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? यह आ जाएगा 1 लाख पर ईयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोएस्ट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी कम्प्लीटली सेचुरेटेड इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है वो लोएस्ट वाटर कंटेंट क्या होता है जिस पर सॉइल फुली सेचुरेटेड होती है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। जैसे अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ वॉल्यूम वर्सेस वाटर कंटेंट का, अगर वॉल्यूम को इस पर डिनोट करूँ और वाटर कंटेंट को इस पर, अगर मैं कोई स्टार्टिंग में सॉइल सैंपल लेता हूँ जो ड्राई हो, जिसमें वाटर कंटेंट 0 हो, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ वाटर वॉल्यूम होगा। मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? V0 है। ओके, अब हमने क्या किया? अब हम इसमें पानी बढ़ाते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब पानी बढ़ेगा तो स्टार्टिंग में जो पानी होगा वो सॉइल सिस्टम के वॉइड्स को फिल करेगा, ठीक है। और जब उसके वॉइड्स पूरी तरीके से फिल हो जाएंगे तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे क्या करेगा? इंक्रीज़ करने लगेगा, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा एक मैक्सिमम लिमिट मिलता है जहाँ पे जो सैचुरेशन होता है वो 100% का होता है सैचुरेशन, और ये पानी की मिनिमम लिमिट होती है, इसे हम लोग कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। ओके, तो श्रिंकेज लिमिट क्या है? ये वाटर की वह मिनिमम क्वांटिटी है जिस पे कोई भी सॉइल सैंपल फुली सैचुरेटेड होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेडिमेंटेशन एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नियम है जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। तो वो है स्टोक लॉ, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट लेयर इज लिमिटेड टू। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कॉन्क्रीट लेयर की थिकनेस होती है वो कितने तक लिमिटेड होती है अगर हम हैंड कॉम्पैक्शन कैरी आउट करते हैं। तो ये होती है 15 से 20 सेंटीमीटर। जनरली जो कंक्रीट लेयर हम लोग लाई करते हैं वो करते ही हैं हम लोग 15 सेंटीमीटर के लेयर में, ठीक है,
ताकि इसका अच्छे से कॉम्पैक्शन हो जाए, क्योंकि अगर हमने बहुत ही मोटी लेयर बिछा दी तो उसका हम लोग कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और करना चाहें तो कर लेंगे, ऐसी बात नहीं, उसके लिए नीडल वाइब्रेटर भी अवेलेबल है, बट वो कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम पतले पतले लेयर्स में इनका कॉम्पैक्शन करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हीटिंग एस्फाल्ट विद सैंड एंड मिनरल फिलर प्रोड्यूसेस। ये पूछ रहा है कि हीटिंग एस्फाल्ट सैंड और मिनरल फिलर्स के साथ क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये कहलाता है मास्टिक एस्फाल्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Estimate the quantity of wood for a frame of size 8 cm into 12 cm in a window of size 1.5 meter into 1 meter with 12 cm horns। अब हम आते हैं फिगर पे। जैसे कि क्वेश्चन में बोला था कि जो विंडो थी उसका साइज़ कितना था, 1.5 मीटर था इंटू 1.0 मीटर था, ठीक है। लेकिन क्या था, इसमें हॉर्न निकला हुआ था दोनों साइड, कितने का, 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शन हम लोग काट के देखें तो क्रॉस सेक्शन कैसा था, 8 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ निकाल लेंगे। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.5 मीटर ये वाली लेंथ, और जो हॉर्न है वो वाली लेंथ, दोनों जोड़ के उसका 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल लेंथ कितना मिल गया हमें, ये मिल गया, ठीक है। और ये साइड वाली लेंथ भी ऐड की जाएगी, तो टोटल लेंथ मिल गया रनिंग मीटर में। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए ना हमें, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इतना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 0.0526। मैच करते हैं, देखिए हमारे में आंसर ये मैच कर गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ अ सिटी गिवन द सीवेज released in is 100 mld with average BOD at 5 days is 200 mg per liter and domestic sewage quantity released is 0.1 kg per person per day. Now we see, primarily we have discussed about this question, population equivalent, that is nothing but Q into Y upon per capita BOD और सस्पेंडेड सॉलिड। ओके, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा कितना था, 100 मिलियन लीटर पर डे था, तो मैंने उसको कितने में चेंज कर दिया, हमने उससे चेंज कर दिया लीटर पर डे में अपनी सुविधा के अनुसार, और ये वैल्यू ऑलरेडी मेरी गिवन है BOD की, और जो डोमेस्टिक मेरा पर कैपिटा का BOD था उसको हमने चेंज कर दिया mg पर पर्सन पर डे के हिसाब से। तो हमारा पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 लाख। देखते हैं हम ऑप्शन कोई मैच करता है कि नहीं, हाँ हमारा ऑप्शन ये मैच कर गया, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ प्लेन वर्टिकल सरफेस लाइज एट अ डेप्थ ऑफ डैश द हाइट ऑफ द इमर्स सरफेसेस, ठीक है। ये इसने पूछा है सेंटर ऑफ प्रेशर, तो सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकलता है, इसने बोला एक वर्टिकल सरफेस है जिसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे एच बार जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बता रहा है, जो h/2 डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे ही लाई करता है। अब हालांकि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दिया नहीं था इसमें, तो हम लोगों ने क्या मान लिया, हम लोगों ने मान लिया कि ये जो होगा, हम लोगों ने ये मान के सॉल्व किया है इसे कि ये एक रेक्टेंगल प्लेट होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये कितने पे आ जाएगा, 2/3h पे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Counterfort retaining wall will be designed when the height of backfill to be retained exceeds। अब ये पूछ रहा है काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल कब डिज़ाइन की जाती है, जब उसका हाइट कितने से, जो बैकफिल का हाइट होता है वो कितने से ज़्यादा हो तो डिज़ाइन की जाती है काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल। तो ये होता है 6 मीटर, यानी अगर मेरे रिटेनिंग वॉल के पीछे जो बैकफिल भरी गई है, ठीक है, जो बैकफिल है उसकी हाइट 6 मीटर से ऊपर है, तो हम कौन सा वॉल बनाएंगे, हम बनाएंगे काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल। काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ पहले की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉल्यूम बैचिंग इज ट्रू। ये पूछ रहा है वॉल्यूम बैचिंग को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है इट फैसिलिटेट
एक्यूरेसी इन प्रोपोर्शनिंग ऑफ मटेरियल? नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे अच्छी एक्यूरेसी किस में होती है? इससे अच्छी एक्यूरेसी होती है वेट बैचिंग में। इट इज़ गुड मेथड फॉर प्रोपोर्शनिंग? नहीं, ये गुड मेथड नहीं है, क्योंकि क्या होता है, फाइन एग्रीगेट जो होते हैं जैसे कि सैंड, उसमें अगर बल्किंग हो गई तो प्रोपोर्शनिंग में गड़बड़ हो जाएगी। तो दिस इज़ नॉट appropriate method for batching. Now next, problem of bulking is neglected. No, problem of bulking is not neglected, because problem of bulking is neglected in weight batching, not in volume batching. Okay, now the next option is what? It is not easy to measure granular material in terms of volume. That is the correct answer. Okay, now move to the next question. Varnish which have methylated spirit of wine in which soft resin are dissolved are known as. ये पूछ रहा है कि वो कौन सी ऐसी वार्निश होती है जिसमें सॉफ्ट रेजिन को मेथिलेटेड स्पिरिट में डुबो करके बनाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लैकर। मैं लैकर के बारे में एक पॉइंट बता दूं, लैकर एक टाइप का बहुत महंगा वार्निश होता है जो जनरली अच्छी और महंगी कारों के ऊपर पॉलिशिंग के लिए बनाया जाता है, उसे कहते हैं लैकर। Now move to the next question. During hydraulic design of sewer, if D is diameter of upper circular portion and overall depth of a standard egg-shaped section. ओके, ये पूछ रहा है कि जो एग शेप जो सीवर होता है, ठीक है, एग शेप सीवर कुछ इस तरीके का होता है। ओके, अब ये पूछ रहा है कि अगर ऊपर वाले जो पोर्शन है उसका जो डायमीटर होगा वो अगर हम मान लें कि उसका डायमीटर डी है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ओवरऑल जो डायमीटर होगा ये वो कितना होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं, अगर ये ऊपर वाले पोर्शन में अगर डायमीटर कैपिटल डी है तो ये जो नीचे वाले पोर्शन का जो डायमीटर होता है वो इसका हाफ होता है, दैट इज़ दिस इज़ नथिंग बट डी बाई टू। ओके, नाउ ओवरऑल डेप्थ वुड व्हाट? दैट वुड बी नथिंग बट इट इज़ 1.50 डी, that is option number first is the correct answer. Now move to the next question. Here, as per IS 456, development length LD of bar is given by. ये पूछ रहा है डेवलपमेंट लेंथ IS 456 के अनुसार उसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। जहाँ पे फाई क्या है? फाई है नॉमिनल डायमीटर बार का, सिग्मा एस क्या है? स्ट्रेस है बार में, और टाउ बी डी क्या है? डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस है। ओके, तो हम जानते हैं कि एल डी इक्वल टू नथिंग बट दिस इज 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. When the angular number of an aggregate sample is 2, it indicate that the aggregate are more what? Flaky, rounded, angular, partially rounded. तो अगर हमारा एंगुलर नंबर एग्रीगेट का 2 हो तो ये होता है राउंडेड। ओके, जो एंगुलर नंबर होता है वो वेरी करता है 0 से 11। ओके, और जिस एग्रीगेट का एंगुलर नंबर जितना कम होता है वो उतना ही ज़्यादा राउंडेड होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनर्जी लॉस in case of वेंचुरीमीटर when compared to orifice meter is. ये पूछ रहा है कि जो एनर्जी लॉस होता है वेंचुरीमीटर में एज कम्पेयर टू ऑरिफिस मीटर कितना होता है। क्या ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ लिक्विड पे, या फिर ज़्यादा होता है, या फिर कम होता है, या फिर सेम होता है? तो मैं बता दूं, वेंचुरीमीटर में जो एनर्जी लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 95 से 99% के आसपास वैरी करती है। ओके, ये बहुत ही एक्यूरेट होता है, तो इसमें जो एनर्जी लॉस होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ऑरिफिस मीटर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये हमारे UPRML JEE पेपर का टेक्निकल पार्ट का अंत है। आने वाले टाइम में मैं और भी एग्ज़ाम के एनालिसिस आपके सामने लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि पेपर बन कैसे रहे हैं, क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं, और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो, हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हों तो उन्हें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।